देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पीएच स्केल का, है ना। पीएच स्केल का खोज सबसे पहले सोरेनसन ने किए थे। किसने किया था? सोरेनसन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और पी का शाब्दिक पी का मतलब होता है पोटेंज। क्या होता है? और पोटेंज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। और एच का मतलब हाइड्रोजन। एच का मतलब, यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा, दिया गया घोल में हाइड्रोजन का कितना शक्ति है, इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच का मान निकालते हैं। पीएच ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखेंगे कि पीएच की दिया गया घोल में से पीएच का मान कैसे निकाला जाता है ना। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, पीएच का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें पी हुआ पोटेंज और एच का मतलब हाइड्रोजन। और पोटेंज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। अर्थात दिया गया घोल या दिया गया विलयन में इस हाइड्रोजन का पावर कितना है, शक्ति कितना है, इसी को ज्ञात करने के हम लोग पीएच का मान निकालते हैं। अब है पीएच स्केल क्या है, तो हम बताएं पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कौन किया था जी? तो पीएच स्केल है क्या? तो पीएच स्केल सबसे पहले एक प्रकार के सूचक है जो हमको ये बताता है कि दिया गया घोल अम्लीय है कि क्षारीय है कि लवणीय है। ये जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पीएच स्केल से। अब पीएच स्केल में इंगित रहता है संख्या 1 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक इंगित रहता है। 0 से लेकर के, अब ध्यान से सुन लीजिए, 0 से लेकर के 7 तक जो भी पीएच मान आएगा, 7 से कम, वो होगा अम्ल। क्या होगा? और अगर 7 पर आता है तो होता है लवण। क्या होता है? अगर कोई घोल है, कोई विलयन है, उस विलयन में हम पीएच स्केल को डालें, अगर पीएच स्केल का मान 7 से कम आ रहा हो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो विलयन है वो एक लवणीय विलयन है। क्या है? नहीं, अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय विलयन है। अगर लगभग 7 पर आ जाता है, कहाँ जाता है, तो बोलेंगे लवणीय है। क्या है? और 7 से जैसे ही पार करेगा उसको हम लोग बोल देंगे क्षारीय है। क्या है? दिया गया घोल क्या है? तो ध्यान से सुन लीजिए, 0 से लेकर के 6 तक, ये 7 से कम 6.9 तक भी क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? और अगर 7 पर चला जाता है तो क्या होगा? लवणीय होगा। क्या होगा? और 7 से पार करके 14 तक जो जाता है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे? तो यही है पीएच स्केल। इसी पीएच स्केल के द्वारा हम लोग दिए गए घोल से या दिया गया विलयन से उसकी स्थिति को बता सकते हैं, या उसकी प्राकृतिक हम बता सकते हैं कि दिया गया विलयन है क्या, दिया गया विलयन है क्या। तो हम बताएंगे अगर 7 से कम होगा तो बोलेंगे अम्लीय, 7 होगा तो बोलेंगे, और 7 से अधिक हो तो क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया पीएच स्केल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो, ये जो है ना, इधर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अम्ल की प्रबलता बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे इधर आएंगे उसी से अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, और इसके विपरीत जाएंगे तो प्रबलता घटती यानी दुर्बल मिलेगा। क्या होगा? दुर्बलता बढ़ती जाएगी ना। यहाँ जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर इस ओर जाएंगे तो क्षार का प्रबलता बढ़ेगी। अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, 7 से जैसे जैसे पार करेंगे वैसे वैसे क्षार का प्रबलता बढ़ेगी, और जैसे जैसे 14 से नज़दीक आते जाएंगे 7 की ओर वैसे वैसे दुर्बल होता जाएगा। उससे क्या होगा? तो इन्हें बढ़ते हुए क्रम में है, और इधर की ओर ई बढ़ते हुए क्रम के अम्लीयता, इधर के बढ़ते हुए क्रम में क्षारीयता, है ना। तो अब हम लोग अम्ल का हम लोग देखेंगे। अम्ल जो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखो, अब यहाँ पर हम लोग अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता की बात करते हैं। अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता की बात करते हैं कि अम्ल प्रबल कौन कौन है, दुर्बल कौन कौन है।
उसको हम प्रबल क्यों कहते हैं, इसको दुर्बल क्यों कहते हैं? प्रबल का मतलब क्या होता है? मजबूत। प्रबल का मतलब क्या होता है? यानी जिसमें अम्लीयता अधिक होगी वो हो गया प्रबल अम्ल, और जिसकी अम्लीयता कम होगी उसको बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः मतलब जल में घुलता है और जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है। क्या होता है? पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, NaOH नहीं होगा, HNO3। तो देखो ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। यहाँ ध्यान से समझना है, अगर ये सब को हम जल में मिला देते हैं, किसे मिलाते हैं? इन्हें जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आयनित हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? और यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। जैसे देखिए HCl को जब हम जल में मिलाते हैं तो H पर प्लस चार्ज और किस पर? क्लोरीन पर माइनस चार्ज। तो ये जल में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाता है। ये दोनों पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या करता है? उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, इसको में भी अगर हम जल में मिलाते हैं तो जल में ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः क्या होते हैं? आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? समझ में आ रहा ना? तो यही हम बोल रहे हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? और दुर्बल अम्ल ध्यान से देखिएगा। देखो प्रबल वो ये वाला था ना, चलो ठीक है। आगे यहाँ देखो दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से क्या होते हैं? आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ में आ गया? हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में देखे थे। आज देखेंगे हम लोग प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म के बारे में देखेंगे। प्रबल भस्म है क्या? तो वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे हम प्रबल भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है कि वे भस्म जो जल में जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रो ऑक्साइड आयन अधिक मात्रा में देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल भस्म। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर के काफ़ी मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन डेट मीन्स OH- आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में यहाँ आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल भस्म है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? प्रबल भस्म है। क्योंकि जब इनको जलीय विलयन में डाला जाता है तो जलीय विलयन में डालने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन अधिक मात्रा में निकालता है।
हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है अधिक मात्रा में देता है, आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल भस्म। क्या बोलेंगे? दूसरी ओर अब हम चलते हैं दुर्बल भस्म की ओर। कहाँ चलते हैं? तो वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः यानी पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कम मात्रा में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? जैसे में यहाँ देख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये क्या है? दुर्बल भस्म है, जिसको हम अगर जल में मिलाते हैं तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, तो इसे हम दुर्बल भस्म कहेंगे। क्या कहेंगे? यह देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है? ये भी दुर्बल भस्म है। क्या है जी? दुर्बल भस्म। यह देख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AmGOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? ये सब जो है से दुर्बल भस्म है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलते हैं, जलीय विलयन में जब इनको डाला जाता है तो जलीय विलयन में डालने के बाद ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ये आंशिक रूप से आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, जो कम मात्रा में होता है, जो कि कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको दुर्बल भस्म कहते हैं। अभी प्रबल भस्म इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जलीय विलयन में जब इनको मिला दिया जाता है तो ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और पूर्णतः आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसका पीएच मान जो होता है लगभग 10 से 14 तक लगभग होता है, और 7 से लेकर के 9.9 तक जो होता है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। क्या होता है? और ये क्या होता है? प्रबल होता है। यानी जैसे जैसे हम 14 के करीब पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे प्रबलता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम 14 से नज़दीक आते जाएंगे यानी 7 की ओर पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे प्रबलता घटती जाती है। ठीक है? ये था हमारा प्रबल अम्ल और भस्म, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, जो कि यहाँ पर हम लोग समझ लिया अच्छे से कि ये पूर्णतः आयनित होते हैं, ये अंशतः आयनित होते हैं। इसमें हाइड्रोक्साइड अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, इसमें कम होता है। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सांद्र अम्ल एवं तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है, ये देखिए। जब देखिए सांद्र अम्ल सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांद्र अम्ल किसे हम लोग कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं, और जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में H2SO4 जो होता है वो सांद्र अम्ल है। क्या है? सांद्र अम्ल होता है। इस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल की मात्रा क्या होती है? इसीलिए इसको सांद्र अम्ल कहते हैं। जबकि तनु अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, वे विलयन या यदि विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। क्या बोलते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अम्ल की मात्रा कम होती है और यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि H2SO4 सांद्र अम्ल है और HCl क्या है? अगर ये सांद्र अम्ल होता है HCl तो हमारे पेट के आमाशय में हमारे पेट को गला देता है कि नहीं। अगर ये सल्फ्यूरिक अम्ल हम पी ले तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे, पेट खराब नहीं।
एक ही बार में उठ जाइएगा, है ना। धरती को छोड़ करके बहुत ऊपर चले जाइएगा। तो ये होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल बहुत ही हानिकारक एवं विषैले होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग पीएच समझ गए, पीएच क्या होता है बताए थे आप लोग को। किसी विलयन में हाइड्रोजन की अम्ल में, किसी अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा होती है, वही होता है पीएच। वही क्या होता है, ये नहीं बताते जी। तो अब इस पीएच में हम लोग देख रहे हैं पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है हमारे लिए, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। अमाशय है ना जी, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, जिसका पीएच मान होता है लगभग 1.0। 1 पॉइंट कितना होता है, HCl का पीएच मान कितना होता है। तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए ये हमारे शरीर में रहता है, लेकिन हमारे शरीर को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब इसकी मात्रा अम्लीयता बढ़ जाती है, तो अम्लीयता बढ़ने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जलन और दर्द होने लगता है। जलन क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन अपचय रह जाता है। अपचय भोजन के कारण हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और अम्ल की मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे पेट में दर्द एवं जलन जैसी जलन पैदा होने लगता है, जिसके वजह से हमारा तबीयत खराब होने लगता है। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि दुर्बल भस्म का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, दुर्बल भस्म, जिसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये या इनो का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये दुर्बल भस्म होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो अम्लीयता बढ़ जाती है, उस अम्लीयता को धीरे धीरे नष्ट करके उदासीन करता है। क्या करता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.0 तक लाने में सहायक होते हैं। इसलिए हम लोग दुर्बल भस्म का प्रयोग करते हैं जब हमारे पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है तब। समझ में आ गया ना। तो हमारे शरीर में पीएच का मान, हमारे शरीर में पीएच का क्या महत्व है। तो हमारे शरीर में जब पीएच मान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो वैसे स्थिति में हमारे शरीर में जलन, हमारे पेट में जलन एवं दर्द होने लगती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि दुर्बल भस्म का प्रयोग कर उसकी अम्लीयता को नष्ट करते हैं। और अम्लीयता को नष्ट करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग 1.0 हो जाता है, तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत है। आगे देखिए पीएच परिवर्तन का दांत का प्रभाव। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पहला क्या था, पाचन में, पाचन तंत्र पर प्रभाव समझ में आ गया था। जब इसका पीएच मान बढ़ गया था तो क्या हुआ था, हमारे पेट में दर्द और जलन होने लगता है, जिसको दूर करने के लिए दुर्बल भस्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए आगे दूसरा, दूसरा है दांतों पर प्रभाव। दांतों पर प्रभाव। तो देखिए हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, 5.5 होता है, 5 से लगभग कम होता है ना, 5.5 से क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से अधिक होने लगता है, अम्लीयता कमने लगता है ना जी। जब हमारे मुंह का पीएच मान कम होने लगता है, तो हमारे दांत को क्या करता है, धीरे धीरे कमजोर बनाता है। धीरे धीरे क्या करता है, कमजोर बना करके इसमें दंत अस्थि क्षय हो जाता है, छिद्र कर देता है। समझ में ना।
और छिद्र कैसे होता है ये हम बताए ना कि जब हम लोग कोई शर्करा युक्त भोजन कर लेते हैं तो वो हमारे दांतों पर जाकर सड़ जाता है और बैक्टीरिया से रिएक्शन करके अम्ल का निर्माण करता है, जिसे हमारे दांतों में क्या होता है, जहाँ तहाँ छिद्र करता है, जिसे हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। तो ये दंत अस्थि क्षय जो होता है वो पीएच मान के कारण होता है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा मुंह का पीएच मान लगभग 5.5 होता है, जो जब कम होने लगता है, इससे जब 5.5 से कम होने लगता है हमारे मुंह का पीएच मान, तो हमारे दांतों में क्या होता है कि जहाँ तहाँ अम्ल जम जाता है और अम्ल जम कर करके धीरे धीरे हमारे दांतों में छिद्र करता है, जिसे हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। क्या बोलते हैं? दंत अस्थि। और इन दंत अस्थि क्षय को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भस्म का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, या कह ले दांत मंजन का प्रयोग करते हैं, या नीम का दातुन से मुंह धोते हैं ना, नीम का दातुन से मुंह धोते हैं। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे भस्म है, क्या है, जो क्या करता है कि अम्ल जो जमा हुआ रहता है दांत में, वो अम्ल को दूर करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन करके उस अम्लीयता को खत्म करता है, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 तक लाने में मदद करता है। समझ में आया? जिससे हमारे दांतों का अस्थि क्षय होना रुक जाता है। समझ में आ गया? आगे है, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। हम लोग जानते हैं, देखिए आप लोग बहुत दिन के बाद काम करते हैं तो आपके शरीर में बहुत दर्द होने लगता है, या दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद में ये पैर है ना, पैर में जहाँ तहाँ दर्द होने लगता है, होता है ना। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्यों होता है, तो मान लीजिए जब हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने के समय में हमारे शरीर जो होता है तेज़ी से काम करता है और हम तेज़ी सांस लेते हैं, तो वैसे स्थिति में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम जाती है। क्या होती है? ऑक्सीजन का आपूर्ति कम जाती है, और कमने के कारण हमारे शरीर में लैटिन अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब ये लैटिन अम्ल जहाँ तहाँ जम जाते हैं, जिसके वजह से रक्त परिसंचलन तंत्र में दिक्कत होने लगती है और हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिसके वजह से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। समझ में आया? तो ये अम्ल का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जहाँ तहाँ जम जाता है, जिसके वजह से हमारा मांसपेशी जो होता है कड़े हो जाते हैं, और कड़े हो जाने के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछता है कि दौड़ने के बाद हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, तो हम लोग बोलेंगे लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, है ना। हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, कम हो जाती है, जिसके वजह से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। चौथा है, अम्ल का प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना। आप लोग देखे होंगे बर्तन साफ करने वाला साबुन में नींबू छापा हुआ रहता है, वो नींबू में क्या होता है, तो अम्ल पाया जाता है। तो बर्तन जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद काला काला धब्बा जैसा जम जाता है। इन धब्बों को दूर करने के लिए हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? और अम्ल का प्रयोग करने से उसमें जो धब्बा लगा रहता है वो धब्बा क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। समझ में आया? अब है मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का, हम जो पौधे उग जाते हैं वो मिट्टी में ही उग जाते हैं ना। जो हमारा भोजन बनता है वो पेड़ पौधे द्वारा बनता है। पेड़ पौधे मिट्टी से ही पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए भोजन बना के देते हैं। तो मिट्टी का पीएच मान लगभग 7.7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 के आसपास होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे मिट्टी के अत्यधिक अम्लीयता या क्षारीयता होने पर पौधे में वृद्धि बाधित हो जाती है। मिट्टी की अधिक अम्लीयता रहने पर उसमें काली चूना, भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है। इस रासायनिक पदार्थ में भौष्मिक होने के कारण ये मिट्टी के अतिरिक्त अम्लीयता को कम कर देते हैं। देखिए हमारे मिट्टी का पीएच मान जब 7 से अधिक होने लगता है ना, या क्षारीयता हो जाती है या अम्लीयता हो जाती है। मान लीजिए अम्लीयता बढ़ जाती है, तो अम्लीयता बढ़ने के कारण हमारे पेड़ पौधों में
पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। पूर्णतः विकास, तो पूर्णतः विकास रुक जाती है। रुकने के वजह से हमारा पेड़ पौधे पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं और हमारा भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग को सुखाड़ की स्थिति, ये हम बोल सकते हैं अकाल की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग पीएच नियंत्रित करने के लिए काली चूना या भाखड़ा चूना का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से क्या, ये भौष्मिक होते हैं। क्या होते हैं? भौष्मिक होते हैं, जो हम लोग मिट्टी में मिला देने से मिट्टी की अम्लीयता दूर कर देता है। मिट्टी की अम्लीयता करता है और मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 लाता है, लाने में सहायक होता है, जिसके वजह से पेड़ पौधे पूर्णतः विकास करने लगते हैं और हमें भोजन मिलता है। समझ में आ गया? पीएच मान मिट्टी के बढ़ने के कारण और भी, अम्लीयता होने का कारण और भी है कि हमारे अम्ल वर्षा जब होता है तो उसमें भी पीएच मान मिट्टी के बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा समझ में आता है ना? वो बता रहे अम्ल वर्षा क्या होता है। देखिए, जलीय जीव जो होते हैं अम्ल वर्षा होने के कारण बहुत मर जाते हैं। जलीय जीव अम्ल वर्षा होने के कारण क्या होते हैं? वो वर्षा में क्या होता है कि अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है। अम्ल की मात्रा, और अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने से जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद हमारे मिट्टी, पेड़ पौधों की अम्लीयता क्या होता है? बढ़ जाती है। और वही पानी बह कर जब तालाब में जाता है तो तालाब में जाने के बाद तालाब के पानी के भी अम्लीयता बढ़ा देता है, जिसके वजह से जलीय जीव जो होते हैं, मछली, मेढक, ये सब जीवों को क्या होता है? जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। वो फलता क्या होता है? कुछ समय के बाद मर जाते हैं। अधिकतर मछलियाँ क्या होती है? मरने लगती है। क्या होती है? तो अम्ल वर्षा भी बहुत ही खतरनाक होता है। आप लोग सुने होंगे, हमारे गांव देहात में लोग बोलते हैं कि जब पहली बार पानी होता तो पानी में भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे त्वचा में जहाँ तहाँ जख्म बना देता है। तो ये रीजन क्या है? रीजन यही है कि पहली बार जब पानी होता है तो धूल कण जाके बादल में सट जाते हैं, और ये धूल कण सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो अम्ल होता है। क्या होता है? और यही अम्ल हमारे शरीर के त्वचा पे, किसी भी त्वचा पर पड़ता है तो त्वचा पर पड़ने के बाद जहाँ तहाँ जख्म बना देता है, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। और वे अम्ल इतना घातक होते हैं कि जब जलीय जीवों के पास पहुँचता है, अम्ल वर्षा के मदद से जब जलीय जीव नदी तालाबों में पहुँचता है तो वहाँ पर जलीय जीवों को जीवन यापन में बहुत कठिनाई होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तालाब के सारे मछलियाँ मर जाते हैं। तो अम्लीयता बढ़ने के कारण होता है। किस कारण होता है? तो वैसे स्थिति में भी चूना का मिलाव किया जाता है ना? चूना मिला देने से अम्ल क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अगला पॉइंट है अम्लों का घरेलू उपयोग। अम्लों का घरेलू उपयोग क्या क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। गहनों की सफाई करने में, हमारे घरों में जो गहने होते हैं, इन गहनों को साफ करने में हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अम्लों का प्रयोग करते हैं। गहना में जो धब्बा हुआ हो जाता है ना जी, काला काला जम जाता है ना, इसको दूर करने के लिए अम्लों का प्रयोग करते हैं, है ना। अगला है बाथरूम की सफाई में। बाथरूम में भी धब्बा जम जाता है ना, पीला पीला जैसा, उसको भी दूर करने के लिए हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक का निर्माण में, अग्निशामक आप लोग जानते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर आग उग लग जाता है, या न्यूज में देखे होंगे कि फायर ब्रिगेडियर वाले लोग जो होते हैं आग बुझाने के लिए पहुँच जाते हैं, पहुँचते ना। या पेट्रोल पंप पर जहाँ तहाँ देखे होंगे कि छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा क्या होता है, टंकी लगा रहता है ना, वो अग्निशामक होता है, उसमें अम्ल होता है। क्या होता है? तो अग्निशामक के निर्माण में भी हम लोग अम्ल का प्रयोग करते हैं। और हल्के धब्बों के निर्बल अम्ल द्वारा छुड़ाना। हमारे घरों में जो हल्का हल्का धब्बा हुआ जम जाता है ना जहाँ तहाँ, या बोल सकते हैं बर्तन उर्तन में जम जाता है, तो उन सबको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अब हम लोग अगला पॉइंट देंगे, अम्लों का औद्योगिक उपयोग। उद्योग में अम्ल का क्या उपयोग होता है? तो देखिए, विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? विस्फोटक बनाने में काम लाते हैं। उसके बाद है गंधकाम्ल का प्रयोग खाद बनाने में। किसमें? खाद बनाने में। उसके बाद रंग उद्योग में भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और स्टोरेज बैटरी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ये H2SO4, तो स्टोरेज बैटरी में भी अम्ल का उपयोग। तो ये है औद्योगिक उपयोग और ये है घरेलू उपयोग। ठीक है,
तो आप लोग अम्ल के औद्योगिक उपयोग और घरेलू उपयोग दोनों देख लिए। अब हम लोग क्षार का दोनों उपयोग देखते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अम्लों का घरेलू भस्मों का घरेलू उपयोग। अम्ल के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब भस्म के बारे में देखेंगे कि भस्म का घरेलू उपयोग क्या होता है। मकान की पुताई में हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। मकान जो पुताई होता है उसमें चूना का उपयोग होता है। दूसरा है जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, चूना का। फिर है कीटाणुओं को मारने के लिए भी चूना का उपयोग करते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जल में जो कीटाणु हो जाते हैं ना, उनको मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए भस्मों का औद्योगिक उपयोग कांच उद्योग में होता है कॉपर ऑक्साइड का। किसका होता है, उसका साबुन उद्योग में साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। किसका होता है। फिर दवा का निर्माण में मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं ना। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। पेंट बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग में एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है ना। तो ये क्या है, भस्म का औद्योगिक उपयोग और ये भस्म का। तो इस तरह से हम लोग अम्ल और क्षार का या भस्म का उपयोग के बारे में पढ़ लिए कि क्या क्या कैसे कैसे उपयोग किया जाता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, जो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।